नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। बच्चे, यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझ सकता हूं। इसलिए परिवार के का बड़ा होने के नाते आप लोगों से बड़ा हूं और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस वक्त आपके साथ खड़ा रहूं। कहीं ना कहीं ये जो एंग्जाइटी है, ये जो एंग्जाइटी का पल है, जो क्षण है, ये तो आना ही होता है। आपने तैयारी की है, जब आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचते हो ना, तो एक ऐसा समय आपको आता है जब आपको लगती है सारी चीज़ें बहुत पहाड़ जैसी लगने लगती है कि पता नहीं हम उस पहाड़ उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो याद रखो बच्चे, अगर ये पहाड़ है तो आप दशरथ मांझी हो सकते हो, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस इकट्ठा करना है, अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं, अपने ऊर्जा को एकत्रित करना है। जो आपने इतने सालों में लगाया है, इतनी मेहनत करी है, वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2+2 प्रीलिम्स में 4 घंटे का पेपर होने वाला है और आपको अपने पूरे साल के मेहनत को उसी 4 घंटे में कहीं संग्रहित करना है, पूरे सबको कलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको बहुत ही तगड़े एटीट्यूड के साथ वहां पे जाना पड़ेगा। ये एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा आपका, जो विनिंग फैक्टर है वो एटीट्यूड डिसाइड करेगा। जो यूपीएससी को चाहिए, जो एबिलिटी, जो कैपेबिलिटीज, जो मोटिवेशन, जो एनर्जी, जो डिसाइसिवनेस जो आपके अंदर है, वो हर चीज जो आपको एकदम अलग बनाता है, वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और इसी एटीट्यूड से अगर आप गाइड होते हुए आए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जिसको अचीव करने के लिए आपने कभी सपना देखा था। और यूपीएससी एक बड़ा जर्नी होता है, ये एक सपने की तरह होता है, मैं मानता हूँ। तो सपना, ये खुली आंखों से देखे जाने वाला सपना हम मेहनत से पूरा करते हैं। तो ये आपने अपने से इस सपना को देखा है, खुले आंखों से देखा है। तो इसमें जो चैलेंजेस आएंगे, तो उस चैलेंजेस के लिए आपको कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, उस चैलेंजेस के लिए उससे भिड़ना पड़ेगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम फिर गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, लेकिन हम वो अचीव करके रहेंगे जो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो हम पाने आए हैं, जो हमारे अंदर का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल सामने आना ही चाहिए। चले बच्चे, अब कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इन शॉर्ट रखूंगा, जो कि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, लगभग अब तो 15 साल 16 साल हो गए हैं यूपीएससी के बच्चों के साथ। इनफैक्ट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं सी सैट की अगर बात करूं तो 2011 में पहले सी सेट आया, तो 2010 से मैं अगर उठाऊं तो भी 15 साल तो हो ही गए। मतलब 15+ एक्सपीरियंस को जब मैं इकट्ठा करता हूं, और मैंने बच्चों को अलग अलग तरह के भांति भांति किस्म के बच्चों को देखा है, तैयारी करते देखा है, उनके अप्स एंड डाउन देखे हैं, कि उनके जो डिप्रेशन फेज को देखा है, एंग्जाइटी वाले फेज को देखा है, उनके खुशियों वाले क्षणों को देखा है, हर चीज़ को, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे उनके लाइफ में डाउनफॉल्स आए, कैसे उन्होंने उस चीज़ से फाइट बैक किया। तो हर चीज़ और उसको इकट्ठा करके खुद मैंने उनको किस तरह से मैंने हेल्प किया, उन्होंने मुझे किस तरह से हेल्प किया ग्रो करने में, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हुए मैं जो देख पाया हूँ, जो आप लोगों के सामने लाया हूँ, कि यूपीएससी जैसे पहाड़ जैसे एग्ज़ाम को, यूपीएससी कहीं ना कहीं बड़ा एग्ज़ाम है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम अगर उस पार उतरते हैं तो हमारा वो ड्रीम अगर एक बार पूरा हो जाता है, तो आपके अंदर जो चाहत है समाज के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ करने की, वो बहुत ही आसान हो जाता है, वो आपको एक रास्ता दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सब कुछ है ना। लेकिन ये है कि अगर आपने मेहनत की है तो आप ट्राई जरूर कर रहे हैं, आप अपना प्रयास करेंगे, तो अपना पूरा प्रयास करना है, और ये पूरा प्रयास राइट एटीट्यूड के साथ ही हो सकता है। तो राइट एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो बच्चे, आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने महसूस किया है कि चैलेंजेस जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जनरली प्रिपरेशन के साथ आता है, ये बड़ा फेज होता है। इसमें एक एग्ज़ाम तो है नहीं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 3 फेजेस होते हैं, लंबा समय होता है, पूरे साल भर का पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसमें एक थकावट बहुत होती है, इसमें एक डिसिप्लिन का जो इंपॉर्टेंस है ना, कंसिस्टेंसी इज द की, हम तो जानते हैं। ये डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे। ये डिसिप्लिन में रहना और मोटिवेटेड स्टेट में रहना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हाँ, लेकिन जो ये कर लेता है वो सफलता को पाने में कभी भी पीछे नहीं होता है, वो सफलता पाता है, हाँ, आइदर दिस वे और दैट वे।
चलिए अभी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो जो मैं चैलेंजेस देख पा रहा हूँ, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, वास्ट सिलेबस है उनके पास। और इन वास्ट सिलेबस की वजह से उनको बहुत मुश्किल होता है एक के बाद दूसरे को मैनेज कर पाना। एक पढ़ लेते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। तो ऐसे में यही जो मैंने आपको सबसे पहला वर्ड बोला था ना कि सिलेबस तो बड़ा है, ये मानता हूं मैं, लेकिन इस सिलेबस को, बड़े सिलेबस को देखकर ही तो आप आए हैं। आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ भाई ये सिलेबस है लेकिन मैं कर लूंगा। मतलब आपके अंदर वो बात है, वो जज्बा है आपके अंदर कि वास्ट हो, बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कुछ सोचा है कि हमें लाइफ में करना है तो वो हमें करना है। हाँ, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें सफलता में आपको उस तरह से, आपको उस डिसिप्लिन के साथ नहीं करना होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है? कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो इसके वास्ट सिलेबस कहने की बात होती है कि जब आप करने को शुरुआत करते हैं ना, तो वही चीज़ रिपीटेडली रिपीटेडली करके आपको लगता है कि हाँ वो आपके पकड़ में आ जाता है। मैं मानता हूँ वास्ट सिलेबस है, लेकिन विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आप इसके बड़े सिलेबस को, और विथ राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो किस वक्त कितना पढ़ना है और पढ़ने के बाद कैसे रिवाइज करना है, ये आपको डिसिप्लिन से आएगा। और फिर आप देखोगे धीरे 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 आप सिलेबस के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें पास करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या हमें 100 के 100% सिलेबस करने की ज़रूरत है? आपको पढ़ पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें न्यूज़पेपर भी तो पूरा नहीं पढ़ना है। हमें हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, हम क्यों पूरा पढ़ेंगे? हम वो हिस्सा पढ़ना सीख लेते हैं जो हिस्सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कर करके ही तो सीखते हैं ना। तो ये वास्ट सिलेबस जो दूर से दिख रहा है ना, जब इसके अंदर आप घुसेंगे, आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, आप एग्जाम्स के पूछने के तरीके को समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका चुनाव किया जा सकता है कि हम इसको कैसे पढ़ें, किस तरीके से इसके पढ़ने को, कैसे हम इसको व्यवस्थित करें इसकी पढ़ाई को, ताकि हम इस पे कमांड कर सके। तो ये यहाँ पे एक चीज़ डिसिप्लिन का होता है कि डिसिप्लिन वे में आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नई नई चीज़ें पढ़ते जाओ, पीछे के रिवीजन करते जाओ। ऐसे करके आप बहुत बड़े वास्ट सिलेबस को बहुत छोटा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय लगता है, इसीलिए तो यूपीएससी टाइम लेती है बच्चे। ठीक है, तो ये सिलेबस ज़रूर है बड़ा, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज के तहत अगर हम काम करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा। आप देखो वास्ट सिलेबस है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। कई बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। मतलब आप आज के डेट में देखो, आप गूगल पे कोई एक चीज़ टाइप करो, कोई भी एक इंफॉर्मेशन डाल के देखो, आपको कितने सारे पेजेस खुल जाएंगे कहीं भी। चाहे गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी कर लो, आज के डेट में जो भी तुम कहोगे, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। कोरा पे अगर तुम जाओगे तो सबने अपने अपने इंफॉर्मेशन को वहाँ पे साझा किया हुआ है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतने सोर्सेज है ना कि कई बार तो हम खो जाते हैं। ये भी एक तरह का चैलेंज ही है। वास्ट सिलेबस का तो चैलेंज तो हम जानते ही हैं। अब मैं अभी आप लोगों के साथ चैलेंजेस को डिस्कस कर रहा हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन चैलेंजेस से लड़ें। तो आज मैं आपको ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, बस आप लोगों के साथ चैलेंजेस को समझने की कोशिश करूंगा कि हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं। बाद में मैं फिर से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये समझाऊंगा और पॉइंट आउट करके समझाऊंगा कि इन चैलेंजेस से हम वन बाय वन कैसे फेस करें। तो अभी पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये क्या है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया गया है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितना रेलिवेंट है, किस वक्त के लिए ज़रूरी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो ये चैलेंज है हमारे साथ। तो ऑथेंटिक सोर्स को हमेशा ध्यान में रखें। क्या ऑथेंटिक सोर्स है जो हमको पढ़ना है? जो यूपीएससी ने क्या ऑथेंटिक सोर्स दिया है? जो इसको सबसे अच्छा पढ़ने समझने का तरीका है कि जो आपने जिसको गाइड चुना है अपना, आपने जिसको अपना मेंटोर चुना है, ठीक है, आपने उस पर विश्वास किया है, आपने बिलीव किया है, तो उस फेथ के तहत जो आपको वो गाइड कर रहे हैं ना, उसको समझिए और वो चीज़ें आप पढ़िए। साथ ही साथ यूपीएससी ने आपको गाइड किया है, सिलेबस दिया है, समझाया है कहाँ से पढ़े, उसको समझिए और फिर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मुझे लगता है ये बहुत ही, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके जो बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जो या फिर जिन्होंने अपीयर किया है, पास होने का मतलब ये नहीं कि केवल पास होने वाले बच्चे ही आपको बता सकते हैं। कई बार जिन्होंने इंटरव्यू अपीयर किया हुआ है, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, दे कैन ऑल्सो गाइड यू प्रॉपरली।
हाँ, तो उस जर्नी में आपको गाइड कर सकते हैं। तो उनकी भी बात को सुनिए, देखिए, समझिए, और फिर अपने हिसाब से उनकी बात को समझिए, देखिए, सुनिए, और अपने हिसाब से उसको, उस चीज को अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं कि उन्होंने ये किया इसलिए मैं भी वो चीज कर लेता हूं, नहीं, वो आप अपने हिसाब से करिए। तो लॉ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को छांटने की जरूरत होती है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ जब जाओगे ना आगे पढ़ते पढ़ते, ये जो डिफिकल्टी विद टाइम मैनेजमेंट का तो यार सही में डिफिकल्टी तो बच्चों के साथ है यूपीएससी में। क्या, सबसे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरे की आ जाए, दूसरे की बात आ जाएगी। एक सब्जेक्ट अभी खत्म हुआ नहीं था, दूसरा आ गया, पहला पता चला कि पहले जो पढ़ा था वो भूल गया, फिर तो वही बात होती है ये टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, आपको पढ़ना भी है, आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, तीसरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, उसी तीसरे सब्जेक्ट का टेस्ट के बाद उसका, उस टेस्ट का डिस्कशन करना है। फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती है जो हमको क्लासेस भी कई बार करनी होती है, जिन चीज़ों की क्लासेस नहीं किया है। तो इतने कम समय में इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, वन बाय वन, अगर मैं ये चीज़ कहूँ तो ये कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन से ही, और एक टाइम पीरियड है जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में फिक्स करके रखना पड़ेगा कि हाँ, हमें इतना टाइम पीरियड तो देना ही पड़ेगा। और उस टाइम पीरियड में चाहे जिस तरह से हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, जिस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोला ना, आपको एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा मैं, और उस पर मैं इलेबोरेट करूंगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, अभी तो सबसे पहला जो ये वर्ड बार बार जो आ रहा है हमारे सामने कि डिसिप्लिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान से, राइट एटीट्यूड एडेड विथ एप्टीट्यूड, हाँ, विल हेल्प यू सॉर्ट आउट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यही एक इनके एस्पिरेंट्स के एक चैलेंज में, ये मेंटेनिंग मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन, इतना इतना लंबा जो प्रोसीजर होता है ना यूपीएससी का, पूरे एक साल का तो आपको स्टडी ही है, एक साल का तो पूरे एग्जाम का ही प्रोसीजर है। उससे पहले आप तैयारी शुरू कर चुके होते हैं, 6-8 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर चुके होते हैं, साल भर पहले तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलूँ तो 1.5 साल 2 साल का पूरा प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होता है। 1-1.25 साल तो रखो ही रखो। अब यहाँ पे महीने 2 महीने 3 महीने में तो लोगों की हवा निकल जाती है। और जब बात आएगी 1 साल 1.25 साल 1.5 साल की, तो उतना मेंटेन करना मोटिवेशन ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जो मोटिवेशन है ना, वो कहीं ना कहीं गिरता है। बस वही बात है कि मोटिवेशन गिरता है, तो आपको बस उसको मेंटेन करने में कोई चीज़ अगर हेल्प कर सकता है, तो आप बस, आप जो करना चाहते हो लाइफ में ना, आंख बंद करके देखो कि आप ये चीज लाइफ में करना चाहते हो, और जब भी आपका मोटिवेशन गिरे तो वो चीज आप समझ के देखो कि आप जिस चीज को यहाँ पे करने आए हो, हाँ, उसको करने से आपको कौन रोक रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार मोटिवेशन गिरता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो उसको करने का उसको फिर से वापस मोटिवेट होने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अपनी फैमिली के कंडीशंस को समझो। अगर फैमिली का कंडीशन फिर भी ठीक है, ठीक है, तो तुमने किस चीज को, इस जो चूज किया है, इस रास्ते को वो क्यों चूज किया है उसको समझो। और साथ ही साथ कभी अगर बहुत ज़्यादा और भी मोटिवेशन गिर जाता हो, एंग्जाइटी वगैरह घर कर लेता हो, तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने समझाया है ना, वो चीज़ करो। क्या? मेडिटेशन। पहले तो स्ट्रेचिंग, यू हैव टू डू सर्टेन स्ट्रेचेस। उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद कुछ स्ट्रेचिंग करो, योगा के कुछ पोजेस जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, लाइक भुजंग आसन, ठीक है, जैसे मकरासन, कई कई ऐसी चीज़ें होती है, वृक्षासन, ये सारी चीज़ें आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेगी। साथ ही साथ मेडिटेशन में, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में भी। जरूरी नहीं कि एग्जाम में वो सारी चीज़ें आपके ही फेवर में चल रही हो, आपके अगेंस्ट भी चल सकती है चीज़ें, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगी। मान लो आप जो पढ़ के जा रहे हो, आप जिस तरीके से आप सब सोच के जा रहे हो कि पेपर में चीज़ें आएंगी, अगर उसके अगेंस्ट आ गया ना, या उसके अगेंस्ट नहीं भी आया, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आ गया ना, तो कई बार शॉक लग जाता है। तो उसको में भी हमको हेल्प करेगा मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन करो। हाँ, आप मेडिटेशन, अगर बहुत से बच्चे कहते हैं कि कैसे करें, नहीं समझ में आता है, तो ऐसे आपको चुपचाप आंखें बंद कर लेनी है, बैठ जाना है, लंबी सांसें लेनी है, और कोशिश करना है सांस नाभि तक जाए, नेवल तक। जस्ट होल्ड इट एंड देन रिलीज। ये काम धीरे धीरे आपको करना है, और ऐसे आप 4 से 5 बार करो कि धीरे धीरे सांस लो, नेवल तक लो, होल्ड इट,
कुछ देर के लिए होल्ड करो और उतनी ही देर तक उसे वापस रिलीज करते रहो। इससे आप देखोगे धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और समय आते ही आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन, अगर आपका कंसंट्रेशन बनता है, आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप एक्शन लेते हैं, तो मोटिवेशन फिर से आपके अंदर आ ही जाता है। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब ये चीज़ आप और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपको जैसे हैंडलिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, वो तो मैंने आपको बताया ही। कई बार स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो पढ़ते पढ़ते होगा ही, आप एक ही रूटीन को बार बार फॉलो कर रहे हो, बार बोरियत तो होती ही है कि आप एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो टेस्ट दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, फिर वही किताब वही कॉपी। मतलब अब उन बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है जो बाहर में सोशल लाइफ को नहीं रखते हैं, सोशल लाइफ जिनका कम है। तो मैं तो सब बच्चों को कहता हूँ, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के चुपचाप जो पढ़ाई 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 करते रहो। भाई सोशल लाइफ रखो। हाँ, ये नहीं है कि सोशल लाइफ आप वैसे रखोगे कि रोज ही हम 2 घंटे 3 घंटे बाहर अपना जो है समय दे रहे हैं और बाकी चीज़ों में टाइम दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट ऐसा है कि वीकली अगर आप चाहो अपने दोस्तों से मिलो, या डेली के बेसिस पे अगर आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय निकालो, चाय वाय पियो, बातें करो, ठीक है। और कुछ खेलना है खेल सकते हो तो खेल लो, फिर जाओ कभी हफ्ते में 1-2 दिन कोई ऐसा टाइम निकालो जिस समय मिलो, ये ना ये, और कहीं जाओ घूम फिर कर आओ, कोई मूवी वगैरह देख लो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, अच्छी मूवीज़ वगैरह देखा करो। तो अभी एग्जाम के टाइम का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, इससे आपका ना इंतू बना रहेगा, एनर्जी आपका बना रहता है। तो वो आपको भी वो भी आपको मोटिवेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीज करने में। और अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलीज करने में आपको और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, तो जो मैंने आपको बताया है, क्या करेगा, मेडिटेशन। हाँ, ये रामबाण है ये रामबाण है, ये करो, बहुत मजा आएगा। फियर ऑफ फेलियर, हाँ जाहिर, फियर ऑफ फेलियर किसको नहीं होता है बच्चे। ये कहते हैं कि यूपीएससी में फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, कि बच्चों के मन में ये कि डर, अगर नहीं कुछ हुआ तो ये डर है। अरे भाई, ये फियर ऑफ फेलियर तो होगा ही, इतने बड़े एग्जाम को देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिलेबस, सब कुछ के थ्रू ये चैलेंजेस आप सामने आता है, और आपने अपने आप को झोंक दिया है, और आपको लग रहा है कि ये नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, फियर तो आएगा ही मन में। अब लेकिन जब फियर मन में आए तो दो बातें हमेशा दिमाग में रखो। पहली बात तो ये कि भाई किससे पूछ के ये चुनाव किया था, खुद से पूछ के किया था कि नहीं। और जब खुद से पूछ के किया था तो अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, इसका मतलब एटीट्यूड में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और एटीट्यूड में बदलाव आया है तो वो पूछो कि वो सही के लिए आया है कि गलत के लिए आया है ना। ये चीजें आपको डिसाइड करने में मदद करेंगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर जो फियर ऑफ फेलियर है, इस पे एक और सवाल पूछो खुद से, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे फियर ऑफ फेलियर नहीं है। तुम कोई भी एरिया, किसी का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है, किसी का कुछ और पैरामीटर हो सकता है, किसी का कुछ और पैरामीटर हो सकता है, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर हर चीज में होता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म ना करने का आपके अंदर फियर ना हो, है ना। तो आपको याद रखो, अचानक से आप कहीं नहीं पहुंच जाते हो, आप कर करके आप उस चीज पे आप बेस्ट करने लगते हो, तब जाके आप अचीव करते हो। तो ये फियर आपको रहेगा, हर जगह रहेगा। करियर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फियर नहीं रहता है, हर तरह से। तुम तो यूपीएससी की बात कौन कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ चलो एसएससी की ही बात कर लो। क्या एसएससी के जो बच्चे इतने दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, क्या उनको फियर ऑफ फेलियर नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें फियर ऑफ फेलियर नहीं है। जब आप कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, एम्स जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है। हर जगह फियर ऑफ फेलियर है बच्चे। कोई सीधा रास्ता नहीं होता है कि हमने एकदम आराम से अपने हिसाब से ग्रेजुएशन किया, अपने हिसाब से चीज़ों को किया और बाद में जाकर हमने अपना अच्छा करियर बना लिया, ऐसा नहीं होता है। करियर बनाते वक्त फियर ऑफ फेलियर होता है, उसी को ओवरकम करते हैं डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से, मेहनत से, लगन से, पोटेंशियल अपना दिखाते हैं हुए आप, मोटिवेशन अपना कंटिन्यू रखते हुए हम उसको अचीव करते हैं, है ना। तो इस फियर ऑफ फेलियर से घबराने की जरूरत तो नहीं है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो हर जगह होगा, इसमें भी होगा। सोशल आइसोलेशन, जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा हूँ, कि लोग क्या होता है ना, यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान लोग एकदम अलग हट जाते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है, और एग्ज़ाम आते आते तक तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करो, एग्ज़ाम आते आते भी ऐसा मत करो। कल अगर जैसे अभी तुम्हारा पेपर आने वाला है, ठीक है,
जो पेपर 25th को तुम्हारा पेपर है, तुम एक काम करो, तुम 24th को 23rd को जाओ, शाम में अपने दोस्तों से मिलो यार, ठीक है, दोस्तों से मिलो, हंसी मजाक थोड़ा करने की कोशिश करो। क्या मतलब क्या हो जाएगा अगर उस वक्त तुम नहीं ही पढ़ लोगे थोड़ा सा तो। और अगर इतने सालों में कुछ इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ नहीं अगर तुमको हो रहा है, तो वो जो 1 घंटा तुम जो नहीं पढ़ 1 घंटा वो पढ़ लोगे, तो उससे क्या कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जो होना होता होगा वैसे भी होगा, और वो 1 घंटा ना पढ़ने पे भी होगा, और नहीं तो वो 1 घंटा पढ़ भी लोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो सोशल, लेकिन जब ये जो आइसोलेशन है ना, जो आप दूर हो जाते हो ना, तो ये गलत होता है, आपको कहीं ना कहीं घुल मिल के रहना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप उतना समय नहीं दे सकते हो जैसे कि बाकी के लोग देते हैं, या जो ऑफिस गोइंग होते हैं, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, या फिर अपना नौकरी में है इन्वॉल्व हैं, अपना आते हैं 6 बजे 7 बजे शाम के बाद अपना, उस वो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, मैं मानता हूँ। या जो स्टूडेंट लाइफ में ऑलरेडी हैं, किसी और लाइफ स्टूडेंट लाइफ में है, जो इस तरह के एग्जाम्स को नहीं कर रहे हैं, जो मेनली अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वैसा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ज़रूर आपको वो चीज़ करना चाहिए जो बेसिक नीड है, इससे कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट रहता है, 2 लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के कहीं ना कहीं विचार के आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, वैचारिक बातों को बातें बातें करने से बहुत सारी बातें सीखते भी हैं आप। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हो एक दूसरे से डिस्कस कर पाते हो। ये सोशल आइसोलेशन नहीं रखना है हमें। ठीक है, कि आज हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी बहन से बात नहीं करेंगे, भाई से बात नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, मम्मी से भी बात करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वो चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहले ह्यूमन हैं। ठीक है, और ह्यूमन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ह्यूमन इज़ गाइडेड बाय इमोशन, राइट। तो ये इमोशन से गाइड होता है। अगर आप आइसोलेशन में चले जाते हो ना, तो वैसे ही आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्मोन ही चेंज हो जाएगा, हार्मोन का डिफरेंट हार्मोन ही रेगुलेट करने लगेगा, जो कि आपको एंग्जाइटी के स्टेट में लाएगा। तो उसको आपको ये ज़रूरी होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, ये चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करना होता है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर, हाँ, ये लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस होता है। तो मैं तो हमेशा इस चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कि कहाँ आजकल इतना गाइडेंस हो गया ना, यूट्यूब पूरा का पूरा भरा पड़ा है गाइडेंस से। अभी अभी कोई करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर निकला है, कोई किसी ने दिया है, किसी ने नहीं भी दिया है, लेकिन सब गाइड करने आ गए हैं, क्योंकि करने को कुछ है नहीं, तो अब सोचते हैं कि गाइड ही कर लेते हैं फिर, है ना। तो वो भी चीज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत मैं खुद भी समझता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो कई बार वो पोटेंशियल क्या होगा, असली मंच तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, वो उसको असली मंच तक पहुंचाने वाला एक मेंटर होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए। तो वो अगर प्रॉपर गाइड अगर आपको मिल जाए ना, हाँ, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपको कोई भी आप कह सकते हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो एज अ होल, हाँ, चाहे वो कोई बुक हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका गाइड बन जाए, जो आपका मेंटर बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप जो आपका पोटेंशियल है वो बेटर वे में आप उसको यूज होता हुआ देख सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मैं इस पे आऊँगा, मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और इसीलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने पोटेंशियल को और भी अच्छे से यूज़ कर सकता था उस वक्त, जो मैं नहीं कर पाया। तो मुझे इस बात को, मैं बहुत खेद है इस बात का कि मैं कर पाया, और कई बार बच्चों के सामने ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कभी रखा नहीं, लेकिन मैं ये रखूंगा, ये चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले गाइड चुनिए अपना, देखिए कि कौन आपको हेल्प करता है, जो आपके ड्रीम को फुलफिल करने में ऐसा हो जाए कि आपका ड्रीम ड्रीम आपका ही ना रहे। हाँ, जब आपका ड्रीम उसका भी ड्रीम बन जाए ना, हाँ, दैट विल बी योर मेंटोर, दैट विल बी योर गाइड। जब आपको ये फील होने लगे कि मेरा ड्रीम मेरा नहीं है, मेरा ड्रीम उनका भी ड्रीम है, जो आपके, वो ही आपके मेंटोर हो सकते हैं, वही आपके गाइड हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा, वो धीरे धीरे जब आप वक्त बिताते हो आप समझते हो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत समय लगेगा, इतना आप इंटेलिजेंट हो चुके होते हो उस समय तक कि आप ये चीज़ पकड़ सकते हो, कुछ ही समय में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ इतना तो यूपीएससी ऑलरेडी एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, और साथ ही साथ चैलेंजेस बहुत होते हैं भाई। फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो फ्रेंड्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, अलॉन्ग विथ यूपीएससी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स की जो
पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत 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 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसके अलावा भी आपके साथ है। तो उसको निभाते हुए ये तैयारी कर पाना ना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार आप, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो भी एक चैलेंज होता है और लोग करते हैं, लोग कर लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन ही इतना है जो कि अंदर से आ रहा होता है ना। और जो चूज द राइट ऑप्शनल, हाँ मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको ना ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, कई बार एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहले तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, वो तो और भी मुश्किल क्षण था बच्चों के लिए। अब तो खैर अपार्ट फ्रॉम योर जीएस ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है। तो कई बार बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि पहले शुरुआत में ऑप्शनल को समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सा ऑप्शनल पढ़ना चाहेंगे। बाद में जब उनको लगता है कि इस ऑप्शनल में मार्क, पहले तो सुन लेते हैं कि हाँ भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो क्योंकि इसमें मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। कोई कहता है अरे ज्योग्राफी में बड़े अच्छे मार्क्स आए थे पिछले साल, कई बच्चों का ज्योग्राफी से हुआ है तो ज्योग्राफी ले लेते हैं। ऐसा मत करो, अपने ऑप्शनल को अपने हिसाब से पहले देखो कि तुम्हें कौन सी चीज पढ़ने में मजा आता है, तुम्हें कौन सा ऐसा ऑप्शनल, तुमको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है, जिसको जानने के तुम बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हो। और कहीं ना कहीं उसको पढ़ने के बाद अगर मान लो कि ऐसा मान के चलो कि अगर ये ऑप्शनल तुम्हारा नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, यूपीएससी भी नहीं होता, तो भी तुम उसे पढ़ते, तो उसी में पढ़ पढ़ के तुम रिसर्च वर्क तक में चले जा सकते हो। अगर ऐसी किसी किसी सब्जेक्ट के साथ अगर ऐसी कोई भावना तुम्हारे मन में आए ना, तो दैट विल बी योर राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग। तो इन सब पे भी एक एक करके वीडियो बनेगा। बट बेटा मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंजेस है ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में, ये बड़े चैलेंजेस हैं। कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से गाइड कर पाना, मतलब पूरी तरह से इसको, इन चैलेंजेस को और उस मजबूती के साथ इससे लड़ना, इससे फाइट बैक करना और स्टैंड स्टिल होना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। मैंने बोला ना आपको, आपके अंदर वो दम है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है जो आपके उस पोटेंशियल को आपको समझा सके। जैसे कि हनुमान जी के अंदर वो पोटेंशियल था, लेकिन उनको भी लोग बताते थे कि हनुमान पवन पुत्र हैं, आप उड़ सकते हैं, तब वो उड़ना शुरू करते थे। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ इस बात को। तो वो आपको अगर मिल जाए तो आप और भी बेहतर, वैसे तो आप करोगे ही, लेकिन वो मिल जाए तो और भी आप बेहतर करोगे, ये भी मैं समझता हूँ। तो आप ये चीज़ समझ लो कि ये चैलेंजेस हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, आपके लिए अकेले का चैलेंज नहीं है। तो आप अकेले नहीं हो, आप भीड़ में आप अपने सभी कोलीग, सभी दोस्तों के साथ हो, तो वो चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हो। तो आपको जो इसमें बेस्ट तरीके से खड़ा हो पाएगा, फाइट बैक करेगा, वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और इसमें एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, राइट एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन, ये आपको वहां पहुंचाएगा जो जिसका आपने कभी सपना देखा था। चलिए अब इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास समय अब नहीं होगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। अगले सेशन में आऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक एक पॉइंट को हाईलाइटेड, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें मैंने रखा है, उन सब को अच्छे से समझेंगे और इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ है, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या कंसिक्वेंसेस हैं, कैसे इसको ओवरकम करें, हर बात पे फोकस करेंगे। मुझे लगता है आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। इससे कुछ बातें आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि सुखदायी होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।